नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम की। और उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी आपके जीके जीएस के और आपके ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं ना, हम उन सभी प्रश्न की बात करने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी यार अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर अपलोड हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जाके ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि थर्मोसाइफन पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो आपका थर्मोसाइफन पंप है ना, ये यांत्रिक पंप की आवश्यकता के बिना संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यह सिद्धांत कहता है कि गर्म तरल पदार्थ ठंडे तरल पदार्थ की तुलना में कम घना होता है, जिससे गर्म तरल पदार्थ ऊपर उठ जाता है और जो ठंडा तरल पदार्थ होता है ना वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये जो संवहन का सिद्धांत होता है ना, इसी के सिद्धांत पर आपका थर्मोसाइफन पंप कार्य करता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग और समय के बीच के जो नेगेटिव ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो वेग और समय के बीच की जो नेगेटिव या ऋणात्मक ग्राफ होता है ना, इसे ऋणात्मक त्वरण या मंदी को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन में राइट आंसर दिया हुआ था। अगर हम थोड़ा विस्तार से देखें तो ऋणात्मक त्वरण होता है ना कि जब किसी वस्तु की गति धीमी होती है तो इसे ऋणात्मक त्वरण या मंदी कहते हैं। वेग समय ग्राफ क्या होता है, इस ग्राफ में हमें एक्स अक्ष समय और वाई अक्ष होता है ना वो वेग को दर्शाता है। तो यही बातें आपको कुछ याद रखनी है, ठीक है। और ये आपकी बातें पूछी भी गई थी आपके एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट गुरुत्व की एसआई इकाई क्या होती है। तो जो विशिष्ट गुरुत्व होता है ना उसकी कोई ऐसा इकाई नहीं होती, यह एक इकाई रहित संख्या है क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात होता है। विशिष्ट गुरुत्व जिसे सापेक्ष घनत्व भी कहा जाता है, किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व से तुलना करने का एक तरीका है। यह एक इकाई रहित संख्या है क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात है, इसलिए विशिष्ट गुरुत्व की कोई ऐसा इकाई नहीं होती। तो जो आपका नहीं वाला ऑप्शन था ना वो आपका एकदम राइट आंसर था, ठीक है। बहुत हमारे जो भाई लोग थे वो गलत ऑप्शन टिक कराए, ठीक है। कोई कुछ टिक कराया कोई कुछ, लेकिन इसका कोई विशिष्ट गुरुत्व की कोई ऐसा इकाई होती ही नहीं है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीजल इंजन होता है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो डीजल इंजन होता है ना वो संपीड़न प्रज्वल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसमें हवा को उच्च दबाव पर संपीड़ित किया जाता है जिससे इसका जो तापमान होता है ना वो बढ़ जाता है। जब डीजल ईंधन को इसमें इंजेक्ट किया जाता है तो यह समय ही प्रज्वलित हो जाता है। और अगर संपीड़न प्रज्वल क्या होता है इसके बारे में आपको कुछ बताएं तो डीजल इंजन में हवा को पहले सिलेंडर से खींचकर संपीड़ित किया जाता है। संपीड़न के कारण हवा का तापमान भी काफ़ी बढ़ जाता है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्टल किसकी बनी होती है। तो जो पिस्तौल होती है ना ये मुख्य रूप से स्टील से बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि पिस्तौल किसकी नहीं बनी होती, यानी कि जो हमें आपके ऑप्शन थे ना उसमें तीन ऑप्शन तो ऐसे दिए थे जिससे कि पिस्तौल बनी होती है और एक ऑप्शन गलत दिया हुआ था। तो आपसे ये गलत वाला ऑप्शन ही पूछा गया था, ठीक है। तो पिस्तौल में मुख्य रूप से कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य मिश्र धातुएं
भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो पिस्तौल के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं ना, जैसे कि फ्रेम और बैरल, ये सब स्टील से बने होते हैं। पिस्तौल आमतौर पर एक धातु से बनी होती है, जैसे कि स्टील या अन्य मिश्र धातु। तो इन तीनों ऑप्शन को छोड़ के जो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा ना, वो उससे पिस्तौल नहीं बनती, तो आपको उसे टिक करना था, ठीक है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉसफेट का क्या कार्य होता है। तो मॉसफेट एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका उपयोग वोल्टेज द्वारा विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह प्रवर्धन और स्विचिंग दोनों कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महत्वपूर्ण घटक है। मॉसफेट का मुख्य कार्य स्रोत और ड्रेन टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा को नियंत्रित करना है। यह गेट टर्मिनल पर लागू वोल्टेज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गेट टर्मिनल एक विद्युत क्षेत्र बनाता है जो स्रोत और ड्रेन के बीच एक चैनल बनाता है जिसके माध्यम से धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आया हुआ था आपके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मूल मात्रक का सही क्रम क्या है। तो ये जो आंसर है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कि समय, द्रव्यमान और तापमान का मूल मात्रक का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भी क्वेश्चन जो हम नहीं करवा पाए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ताकि हम उस पर भी एक अच्छी वीडियो बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत शक्ति का गलत सूत्र क्या है। यानी कि तीन आपको विद्युत शक्ति के सही सूत्र दिए हुए थे, एक सूत्र गलत दे दिया। तो अभी आपसे कहा कि वो गलत सूत्र कौन सा है, ठीक है, आपके ऑप्शन में। तो विद्युत शक्ति P बराबर VI द्वारा दी जाती है, जहां V एक विभवांतर है, विद्युत I विद्युत धारा है और P विद्युत शक्ति है, ठीक है। तो इसके जो तीन सूत्र है ना, वो आप देख लीजिए, जैसे कि P बराबर में VI, P बराबर में I स्केर R, P बराबर में V स्केर बटा में R। तो ये तीन सूत्र एकदम सही हैं। आपसे जो गलत वाला सूत्र था वो आपको दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य में परिवर्तन की दर या ऊर्जा में स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य में परिवर्तन की दर, ऊर्जा में स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को कार्य करना या ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे वाट यानी W से मापा जाता है, जहां वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और कार्य क्या होता है कि जब कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित करता है तो उसे कार्य किया गया माना जाता है, ठीक है। और ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और शक्ति कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरित करने की एक दर होती है। तो ये तीनों पॉइंट को हमने बिल्कुल बेसिक से बता दिया है, ठीक है। अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इससे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि A3 सीट का साइज क्या होता है। तो A3 सीट का साइज 297 mm इंटू 420 mm या 11.7 इंच इंटू 16.5 इंच, यह A4 से बड़ा होता है, ठीक है, जिसका साइज 210 mm से 297 mm या 8.3 इंच से 11.7 इंच होता है। A3 पेपर का इस्तेमाल ड्राइंग, पोस्टर और अन्य जो बड़े प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए थे, ठीक है, जैसे कि ये एक दिया हुआ था कि एक 10 ओम है, एक 20 ओम के प्रतिरोध को हम समांतर में जोड़ देते हैं, ठीक है। और इनके सीरीज में एक x ओम का जो प्रतिरोध जोड़ देते हैं और x वोल्ट की बैटरी से जुड़ा होता है, ठीक है, जो आगे जाके, तो धारा का मान क्या होगा। तो ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हमें मिला कि किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 216, 114 और 19 है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो अब यहाँ से घनाभ का आयतन आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है।
और एक क्वेश्चन था कि अगर आपका वेट धरती पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था ना, क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। और ऐसे करके जो प्रतिरोध से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और थे। ठीक है, तो अगर आपको पता है ना तो सभी कमेंट बॉक्स में बताइए यार, ठीक है, ताकि एक और अच्छी सी वीडियो बना पाए हम इस पर। बाकी यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए, और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो अभी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू।